साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। प्लांट टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे अपन। प्लांट टिश्यू के अंदर अपन टिश्यू के प्रकार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को पढ़ चुके थे, उनके प्रकार पढ़ चुके थे, उनकी थ्योरी पढ़ चुके थे। उसके बाद टिश्यू कंप्लीट करने के बाद आता है टिश्यू सिस्टम, जिसका एक परिचय अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे। 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट होंगे। एक को बोलेंगे ईटीएस, एक को बोलेंगे जीटीएस, एक को बोलेंगे वीटीएस। ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस में किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं ये वीडियो में अपन देख चुके हैं। आज अपन पहला सिस्टम लेते हैं जिसका नाम है ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला जो है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। ठीक है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सरल सा समझेंगे, बहुत सिंपल है, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। देखो, ईटीएस सिस्टम के अंदर अपन किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं ये अपन पहले ही देख चुके थे। ईटीएस सिस्टम के अंदर एक आता है अपना, क्या पता ही आप सबको, एक आता है एपिडर्मिस, दूसरा इसी से संबंधित कुछ सेल्स, तीसरे नंबर पे, या ये एक नंबर हो गया तो दूसरे नंबर पे ले सकते हैं अपन स्टोमेटा, और तीसरे नंबर पे लेते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ। ये 3 चीजों से अपना काम चल जाएगा। किसमें? ईटीएस सिस्टम के अंदर। मतलब एपिडर्मिस को पढ़ेंगे, स्टोमेटा को पढ़ेंगे और एपिडर्मल आउटर ग्रोथ को पढ़ेंगे। अपने सिलेबस के अंदर सीधा सीधा दे रखा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी अपने को पढ़नी है किसकी? मोनोकोट, डाइकोट, रूट, स्टेम, लीव, रूट, स्टेम, लीव। मतलब ये 6 चीजों की अपने को एनाटॉमी पढ़नी है। 6 चीजों की एनाटॉमी पढ़ने के लिए, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, इनमें टिश्यू सिस्टम कैसा होता है ये पढ़ने के लिए आपको तीनों टिश्यू सिस्टम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर ये याद हो गए तो आप इजीली इन तक पहुंच जाएंगे, कोई समस्या आएगी नहीं। देखें, इन सब को जानने से पहले, ये टिश्यू सिस्टम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिए। आप जब बीएससी के अंदर या एमएससी में जब आपकी अगर बॉटनी है तो आपने इस प्रकार का कोई जो है प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर का या डिसेक्शन का कोई ना कोई ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने कोई डायग्राम बनाया होगा। ये कुछ स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, जिसके ऊपर एक क्यूटीन का आवरण होता था, क्यूटिकल बोलते हैं इसको। ये वाला मैटर, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल बाह्य त्वचा के ऊपर जो बाहर का आवरण है, क्यूटिकल बोलेंगे इसको। ठीक है, कुछ सेल्स यहां पर फुली हुई होती हैं जिनको क्या बोल सकते हैं? बुल्लीफॉर्म सेल्स बोल सकते हैं। और जहां पर एपिडर्मिस नहीं होती, वहां पर जो छिद्रनुमा स्ट्रक्चर नजर आती है उसको क्या बोल सकते हैं? स्टोमेटा। ठीक है जी। कई बार ऐसा लगता है कि किसी स्थान के ऊपर कुछ रोम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो जैसे मान लो इस प्रकार है, ये स्ट्रक्चर है और यहां पर ये स्ट्रक्चर हो गई रोम लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है, इस प्रकार की। उसको क्या बोल दिया? हेयर बोल दिया। अगर ये हेयर रूट में होंगे तो इनको रूट हेयर बोल देंगे, और ये स्टेम में होंगे तो इनको ट्राइकोम बोल देंगे। इतनी चीजें पढ़नी है जी ईटीएस सिस्टम के अंदर। ये क्या हो गया? एपिडर्मिस, बाहर का आवरण क्यूटिकल। ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स, और भी कई प्रकार की सेल्स होती हैं, पर एक मैंने यहां पर फुली हुई संरचना बुल्लीफॉर्म सेल्स। बीच का छिद्र है वो स्टोमेटा है, और कुछ हेयरनुमा स्ट्रक्चर होती हैं जो रूट में है तो रूट हेयर बोलेंगे, और अगर स्टेम में है तो उसको स्टेम हेयर या ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के बाद में अपन एक एक चीज को लेते हैं और स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो एपिडर्मिस। सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? एपिडर्मिस। इस डायग्राम से आपको कुछ बातें एकदम से क्लियर हो गई होंगी।
कुछ बातें क्या क्लियर हो गई होंगी, मैं लिखता हूं, देखो आपकी बात समझ में आई क्या वो बताना मेरे को। जो डायग्राम अभी देखा इतनी देर में आप बना चुके होंगे, पॉज करके बना लेना, फिर आगे चलना, उस डायग्राम में देख के कुछ बातें क्लियर करना। देखो एपिडर्मिस सामान्यतया जो क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है, एक स्तरीय परत होती है, ऐसा बोल सकते हैं, एक स्तरीय परत। अपवाद स्वरूप बहुस्तरीय भी हो सकती है, बरगद वगैरह में, आर्किड में, इनमें क्या हो सकती है, बहुस्तरीय होती है। एपिडर्मिस की बात कर रहा हूं। दूसरा, बाहरी परत होती है, लेकिन इसके बाहर भी एक क्यूटीन का आवरण पाया जाता है। क्यूटीन का आवरण, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसका काम क्या होता है, जल की कमी को रोकना। कई बार अगर वाटर की कमी आ जाती है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, ये क्यूटिकल, जो कि किसके बाहर है, ये डायग्राम में देख लिया आपने, ये बात भी डायग्राम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने क्या देखा कि जहां पर स्टोमेटा है, स्टोमेटा के स्थान पर, मतलब स्टोमेटा है ना, उसके स्थान पर एपिडर्मिस नहीं होती, एपिडर्मिस नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर होगी। उसके बाद में अपन ने देखा जहां पर स्टोमेटा था उस स्थान पर क्या है, एपिडर्मिस नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा अपने आप में क्या है, देखो स्टोमेटा वैसे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो जैसे मान लो कि मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि जैसे मान लो ये दो सेल हैं, ठीक है, ये दो सेल हैं और यहां पर आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई स्टोमेटा नजर नहीं आ रहा, और पास से देखें यहां पर कोई स्टोमेटा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से मैंने ऐसे कर दिया इसको, ये क्या बन गया, ये स्टोमेटा बन गया। तो ये जो सेल खुल गई है ना, तो स्टोमेटा बन गया। ये जब बंद हो गई तो क्या हो गया, वापस स्टोमेटा बंद हो गया। तो छिद्र अपने आप में कुछ नहीं होता, रंध्र अपने आप में कुछ नहीं होता। रंध्र का मतलब है कि दो पास पास की सेल, जिनको गार्ड सेल बोलते हैं, वो खुल जाती हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है और वैसे खुल गई, इसका मतलब क्या बन गया, अब आपको रंध्र नजर आ रही है, ऐसे हो गई, इसका मतलब रंध्र नहीं है। तो जहां पर यह स्टोमेटा है उस स्थान पर क्या नहीं होता, एपिडर्मिस नहीं होती। अलग बात। एक बात आपने देखा कि इनकी जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब क्या नहीं है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। प्लस इसके साथ में ये भी और नोट कर सकते हो आप कि इनमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता प्रेजेंट होती है, ये डिवीजन कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये डिवीजन कर सकती हैं और संख्या बढ़ा सकती हैं। ठीक है जी, इतनी बातें आपको याद रख लेनी है किसकी, एपिडर्मिस की। सामान्यतः सिंगल लेयर, आर्किड और बरगद के अंदर डबल लेयर भी हो सकती है, बहुस्तरीय भी हो सकती है, बाहरी परत है ये, लेकिन इसके बाहर भी एक क्यूटीन का आवरण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। काम क्या है, जल की कमी को रोकना। ठीक है जी, स्टोमेटा के स्थान पर एपिडर्मिस नहीं पाई जाती, इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं पाया जाता और विभाजन की क्षमता इसके अंदर उपस्थित होती है। इतनी सी बातें आपने देख ली किसमें, एपिडर्मिस में। एक बात और नोट कर लो यहां पर, एक बात क्या नोट कर लो कि जो ये लिखा ना आपने क्यूटिकल का आवरण, ये ना, ये रूट की एपिडर्मिस में नहीं होता। अपवाद स्वरूप रूट की एपिडर्मिस है, उसके अंदर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, बाकी होता है। ठीक है, ये बातें होगी। ये किस में पढ़ा, एपिडर्मिस से। अब एपिडर्मिस से संबंधित कुछ सेल्स होती हैं, इसे एपिडर्मिस में कई बार जरूरत के हिसाब से कुछ सेल्स एक अलग काम करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस सेल्स बोलते हैं। हेडिंग डाल दो, एपिडर्मल सेल्स। आपने अगर हेडिंग डाल दी तो हेडिंग डालने के बाद आप ऐसा कर लीजिए, एक टेबल नुमा स्ट्रक्चर बना लीजिए और इन टेबल नुमा स्ट्रक्चर के अंदर आप यहां लिख लीजिए एपिडर्मल सेल्स एक पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे आप लिख लीजिए कि ये सेल्स हैं और सीक्रेशन या किसका इसमें कलेक्शन पाया जाता है, क्या इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हो यहां पर एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है।
ठीक है। अब देखो एक नंबर पे आप लिखो सिलिकोसाइड सेल। नाम से पता चल रहा है किसका निक्षेपण होगा, निक्षेपण भी लिख सकते हो आप, सीक्रेशन के बड़ा निक्षेपण ज्यादा रहेगा, जमाव किसका कलेक्शन पाया जाता है इस पे। अब देखो सिलिकोसाइड जो सेल है ना उसके ऊपर किसका आवरण होगा, उस पर होगा सिलिका का, नाम से पता चल रहा है। और एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है इक्विसिटम, एग्जाम्पल इक्विसिटम। आज का पहला क्वेश्चन है इक्विसिटम का सामान्य नाम क्या है। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा इक्विसिटम का सामान्य नाम, ठीक है। और इसको किस में सम्मिलित किया जाता है, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म। मतलब इक्विसिटम क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। पीछे की वीडियो में आ चुकी है बात, इसीलिए पूछ रहा हूं यहां पर, ठीक है। इक्विसिटम के बारे में बात हो गई। दूसरे नंबर पर देखो, दूसरी जो सेल्स हैं वो होती हैं लिथोसाइड सेल। मतलब ये कुछ विशेष नहीं होता, मतलब एपिडर्मिस की कुछ सेल जिस प्रकार का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका अलग नाम दे दिया जाता है। लिथोसाइट मतलब किसका निक्षेपण पाया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाए, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है तो बरगद इसका एग्जांपल है। बरगद में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है लिथोसाइड सेल। इस पे किस जैसे सेल का नाम है सिस्टोलिथ भी बोलते हैं इसको, ये वाला हो गया लिथोसाइड, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर याद रख लो आप माइरोसिन सेल। क्या पाया जाता है, माइरोसिन एंजाइम। कहां मिलेगा ये, क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसके सदस्यों में। क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्यों में मिलेगा माइरोसिन एंजाइम। एंजाइम होता है जो उनकी सेल्स में पाया जाता है। एक बात ये हो गई। आगे देखें आप, एक होता है स्क्लेरोटिक सेल्स। ये सारी सेल्स हैं, सारा सेल्स लिख लेना यहां पर। स्क्लेरोटिक सेल्स में क्या पाया जाएगा, स्क्लेरोइड्स। अपन ने स्क्लेरन काइम में पढ़ा था तो वहां पर दो बातें आ रही थी, एक तो फाइबर था, एक स्क्लेरोइड था। उनके अंदर जिनमें स्क्लेरोइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मूंग है, उड़द है, इनके अंदर, ये दालों के अंदर मुख्यतः हाँ ये पाया जाता है स्क्लेरोटिक सेल्स, ठीक है। 5 नंबर पर क्या लिखो, बुल्लीफॉर्म सेल्स, ठीक है। बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं ये, जैसे नाम से पता चल रहा है बुलबुले के आकार की, फूल जाती है थोड़ी सेल, कुछ सेल्स फूल जाती हैं, उनको बुल्लीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। इन बुल्लीफॉर्म सेल्स जो हैं वो कहां, इनमें क्या है, वाटर का स्टोरेज है, जल का संग्रहण करती हैं, जिसके कारण से क्या हो जाती हैं, ये फूल जाती हैं। तो कई बार जब, और तू 2-3 बातें इसके लिए लिख लेना, जब जल की कमी होती है, जल की कमी को रोकने में, जब जल की कमी हो जाती है तो यहां पर ये वाटर का संग्रह करके रखती हैं, तब जरूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध करवा देती हैं सेल को। एक और काम हो जाता है इसका, काम क्या होता है, पत्तियों को खोलने व मोड़ने में सहायक है। पानी की मात्रा ज्यादा है तो यहां पर पत्तियों को खोलने और फोल्ड करने में और मोड़ने में ये बुल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं, वो सहायक होती हैं। वाटर का स्टोरेज हो गया, ठीक है। ये ज्यादातर कहां मिलती हैं, मोनोकोट ग्रास, है ना, इसके अंदर ये पाई जाती हैं। ये बुल्लीफॉर्म सेल्स हो गई। और एक और लिख लो आप, जैसे क्या लिखोगे, एक सेल और लिखोगे, वाटर वेजाइकल्स, जल पुट्टिकाएं। ये भी क्या करेंगी, जल का संग्रह करेंगी। और एट्रीप्लेक्स एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है, एट्रीप्लेक्स। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है एपिडर्मल सेल्स के अंदर।
स्टोमेटा रंध्र, एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल के बाद में अगला पॉइंट है स्टोमेटा रंध्र। अभी इस प्रकार का आपने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में अपन ने यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दी थी ये वाला, और फिर आगे फिर एपिडर्मिस शुरू हो गया। मतलब ये क्या है, एक रंध्र है, स्टोमेटा है। मैंने अभी आपको इस तरह से बताया कि अपने आप में ये दो सेल हैं और ये 10 सेल अगर खुल जाती हैं इस प्रकार से तो क्या बन गया, ये स्टोमेटा हो गया। रंध्र अपने आप में कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो दो कुछ सेल्स, देखो दो सेल्स हैं, ये इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर है, समझना इसको, बहुत ईजी है ये। और ये दो सेल हैं, इसकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो आपको इन दो सेल का नाम है गार्ड सेल। क्या है, गार्ड सेल। मतलब दो गार्ड सेल हैं, इनकी ये जो भित्ति है एक ये वाला भाग, भीतरी भाग है, ये थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है। मोटा कौन सा स्तर है, भीतरी स्तर, और बाहरी स्तर क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। इनके जस्ट पास में कुछ सेल्स होती हैं, ये वाली इस प्रकार से कुछ सेल्स हो गए इसके पास में, ठीक है। इसके अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, दोनों गार्ड सेल के अंदर। और हरित लवक प्रेजेंट होने के साथ साथ में वैक्यूल हैं, रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं, रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं, वैक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। ये वाली स्थिति होगी। ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ये जो सेल्स हैं पास वाली, इनको क्या बोल दिया, सहायक सेल्स। और फिर आगे ऐसे दूर तक जो सेल्स होंगी, ये वाली स्थिति और हो जाएगी। ये कुछ क्या सेल हो गई, एपिडर्मिस हो गई। फिर ये क्योंकि एपिडर्मिस पर ही तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट है ना, ठीक है। ये वाली स्थिति होगी। अब देखो यहां पर ये नॉर्मल स्थिति है, किसके अंदर, ये एग्जांपल आएगा आपके डाइकोट में। और डाइकोट में ऐसा लगता है जैसे जो स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, जैसे किडनी शेप में अरेंज होती हैं, किडनी शेप्ड। जबकि मोनोकोट का देखोगे तो मोनोकोट में जो स्थिति नजर आती है वो आती है डंबल शेप। ये डंबल हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए डंबल वगैरह काम आते हैं, उस प्रकार से ये सेल्स नजर आती हैं। फिर आगे वही सेल्स इस प्रकार से हो जाएंगी। ये स्टोमेटा का जो रंध्र है वो इस प्रकार से नजर आता है, ये वाला। तो ये जो है डंबल शेप, ये आपको याद रखना है किसके अंदर, ये रखना है मोनोकोट में, ठीक है। इतनी बात हो गई। अगली बात क्या याद रखोगे, अगली बात क्या याद रखोगे, ये रखोगे कि स्टोमेटा पाए कहां जाते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट हैं स्टेम प्लस लीव्स की एपिडर्मिस में, ठीक है। रूट में एब्सेंट है ये, रूट में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, रंध्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हो गई। इतनी बातें आपके ध्यान में आ जानी चाहिए। अब देखो मैं सिंपल आपको तरीका बताता हूं सबसे सरल याद करने का। ये दो गार्ड सेल है और ये गार्ड सेल की ये जो है ना, ये भीतरी परत है ये वाली, और ये वाली क्या है, बाहरी परत है। आप ऐसा समझें कि बाहरी परत है वो पतली है और अंदरूनी परत है वो क्या है, मोटी है। अब देखो जैसे ही एक अपन जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो टॉपिक पढ़ेंगे स्फीति दाब, टारगेट प्रेशर। जब ही इस गार्ड सेल का टारगेट प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही गार्ड सेल का टारगेट प्रेशर बढ़ता है, ये जो पतली वाली सेल है ना वो थोड़ा खींचती है इधर, पतली वाली सेल इधर की साइड में खींचेगी, ये वाली सेल इधर की साइड में खींचेगी। जब दोनों सेल इधर की साइड में खींचेगी तो इस प्रकार से स्थिति हो जाती है और ये क्या हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। मतलब टारगेट प्रेशर बढ़ेगा, स्फीति दाब बढ़ेगा, गार्ड सेल की बाह्य परत खींचेगी और गार्ड सेल की बाह्य परत खींचने से जो छिद्रनुमा स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे ही सेल का टारगेट प्रेशर कम होगा, गार्ड सेल वापस अपनी पोजीशन में आएंगी और फिर से छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति होती है।
तो जैसे ये बंद होगा, बंद होने के साथ साथ में स्थिति है वो कैसी नजर हो जाएगी, स्थिति अपने को इस प्रकार से नजर आएगी, ये वाला स्टोमेटा ओपन क्लोज है। अभी जो देखा वो क्या था, स्टोमेटा क्या है, ओपन था। स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब टर्गिड प्रेशर बढ़ेगा, स्फीति दाब बढ़ेगा, और बढ़ने से बाह्य जो सेल हैं वो खींचेगी गार्ड सेल वाली, ठीक है। इस प्रकार की जो स्थिति है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब देखें इसके संबंधित कुछ और बातें दो चार। ये जो स्टोमेटा है इसका क्या फंक्शन है, पता ही चल गया आपको होगा आपको। ये जो स्टोमेटा है इसका क्या फंक्शन है, काम क्या है, देखो O2 तथा CO2 का एक्सचेंज, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान काम करने के लिए स्टोमेटा की आवश्यकता पड़ती है, एक बात। दूसरी बात, ताप नियमन, गर्मी बढ़ेगी, आप पसीने के द्वारा अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ओपन और बंद जो करेंगे उससे क्या होगा कि वो जो ताप का है, टेम्परेचर है, उसका रेगुलेशन हो जाएगा। ये वाली बात हो गई। एक होता है इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है। ये दो तीन इसके फंक्शन याद रख लेना, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। अब देखो कुछ कॉमन बातें और याद रखो। जल में डूबे हुए जो प्लांट हैं, जल में डूबे हुए प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है। एक नंबर बात याद रखो। कुछ कॉमन बातें हैं ये याद रख लो, क्योंकि पानी में जो डूबा हुआ है उसको फिर जो है इस तरह की दिक्कत आएगी नहीं, ट्रांसपीरेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इजीली। जल में डूबे हुए प्लांट में स्टोमेटा एब्सेंट। उसी प्रकार से जो मरूदबिद प्लांट हैं, जो जीरोफाइटिक प्लांट हैं, है ना, जो डेजर्ट एरिया में उगने वाले प्लांट हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं थोड़े से वो धसे हुए होते हैं, जिससे पानी की हानि कम से कम हो, तो उनको बोलते हैं सुनकेन स्टोमेटा, धसे हुए रंध्र। हिंदी में लिखना चाहो तो धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं किनके अंदर, मरूदबिद पादपों में, जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अगर स्टोमेटा का व्यास कैसा है, स्टोमेटा कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, उसका आपको डायमीटर ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं पोरोमीटर। पोर छिद्र होता है ना, पोरोमीटर के द्वारा जो स्टोमेटा है उसका रंध्र है वो मापा जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक है। अलग बात। आगे देखें, एक बात और याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो डाइकोट प्लांट है, उन डाइकोट प्लांट में जैसे मान लो कि जो प्लांट की जो पत्ती, जैसे पत्ती है, पत्ती की निचली सतह पर ज्यादा होंगे। डाइकोट प्लांट में निचली सतह पर ज्यादा रंध्र, जबकि ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, कम रंध्र होते हैं। तो निचली सतह पर ज्यादा और ऊपरी सतह पर कम होते हैं रंध्रों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार की जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोमेटल पोजीशन। मतलब रंध्रों की स्थिति कैसी हो, निचली सतह पर ज्यादा, ऊपरी सतह पर कम हो, उसको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटल। जबकि जो मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट के अंदर क्या होगा, दोनों सतह पर समान होते हैं, और दोनों सतह पर जो समान होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, एम्फीस्टोमेटल, है ना। एम्फीट्राइकस वगैरह, एम्फी नाम पहले भी आया था, मतलब सब जगह समान रूप से वितरित, तो उसको बोलते हैं एम्फी, ठीक है। एम्फी, ठीक है, दोनों सतह पर समान, एम्फी, इस तरह से याद रख लेना। तो एम्फी का मतलब दोनों सतह पर समान, और ये कंडीशन किस में होती है, मोनोकोट में होती है। और जबकि डाइकोट में क्या है, हाइपोस्टोमेटल। हाइपोस्टोमेटल का मतलब नीचे की कंडीशन पर ज्यादा, नीचे की सतह पर ज्यादा, और ऊपरी स्तर पर क्या होते हैं, कम होते हैं। ये बातें आपने किसकी पढ़ ली, स्टोमेटा की। एपिडर्मल आउटग्रोथ, बाह्य वृद्धि, बाह्य त्वचीय बाह्य वृद्धि, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल आउटग्रोथ। अभी अपन हेयर देखे थे, है ना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है सेल्स के अंदर।
इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मल आउटग्रोथ। ये हेयर है, ये यूनिसेलुलर हो गया। और कई बार ऐसी कंडीशन होती है और इसके अंदर आपको देख रहे हो बहुत सारी सेल्स है। ये इसको क्या बोल दिया? मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर। और नहीं होगा तो एब्सेंट हो जाएगा। अभी देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। एक एपिडर्मल आउटर ग्रोथ के अंदर दो बातें देखो। एक होता है ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब क्या हो गया? इसको बोल सकते हैं स्टेम हेयर। नाम स्टेम हेयर है, लेकिन पाया कहां पर जाएगा? स्टेम या कभी कभी लीव्स पर भी। तने और पत्तियों पर पाए जाने वाले जो हेयर नुमा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं ट्राइकोम। मेन क्या है? स्टेम पर ही है, इसलिए उसको ट्राइकोम। एक शब्द याद रखना आपको। क्या याद है? एक स्टेम है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का नाम है जो मतलब एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से स्टेम पर निकलने वाली आउटग्रोथ क्या कहलाती है? ट्राइकोम। सिंपल सी इतनी सी बात याद रखना, ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। आगे देखें, दूसरे नंबर पे क्या याद रखोगे? रूट हेयर। नाम से पता चल रहा है कहां से निकलेंगी, रूट। अब देखो यहां पर एपिडर्मिस प्रॉपर नाम है ना, एक छोटा सा नाम और याद रखना। क्या याद रखोगे? दो शब्द याद रखना। एक होता है एपिब्लेमा, ठीक है, और एक होता है ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। रूट है, उसकी एपिडर्मिस में एक लेयर होती है, या उसकी एपिडर्मिस की लेयर को कई बार क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा बोलते हैं। तो एपिब्लेमा से निकलने वाली हेयर नुमा स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? रूट हेयर। या रूट हेयर को जो सेल बनाती है, जिन सेल के द्वारा रूट हेयर का निर्माण होता है, उन सेल को क्या बोलते हैं? ट्राइकोब्लास्ट सेल। मतलब जिन सेल के द्वारा रूट हेयर का निर्माण होता है उनको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल। और जिस लेयर के द्वारा रूट हेयर बनती है उस लेयर का सीधा नाम है एपिब्लेमा, या आप एपिडर्मिस भी याद रख सकते हो, लेकिन एपिब्लेमा रूट के लिए थोड़ा सुटेबल शब्द है। ये बातें किसके लिए हो गई? ये एपिडर्मल आउटर ग्रोथ के लिए हो गई। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, अच्छी तरह से उसको तैयार किया है, आप समझना उसका क्या मीनिंग है। और मीनिंग जो है वो आप याद रखोगे तो क्वेश्चन एक अच्छा तैयार होता है। देखो, जो हेयर हैं, ठीक है ना, उन हेयर के अंदर देखो आप याद रखो मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम। चार बात हो गई ना, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम। ज्यादा इन्हीं में होता है, लीव्स के अंदर बहुत रेयर केस में, ठीक है। अब यहां पर याद रखना यूनिसेलुलर। डाइकोट में भी याद रखना यूनिसेलुलर। यहां पर लिखना एब्सेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, किन उनमें से रूट हेयर कहां पर एब्सेंट है, किन के अंदर पर एब्सेंट है, तो आप याद रखोगे मोनोकोट स्टेम। और यहां लिखोगे क्या? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी दो प्रकार, एक तो होता है शाखित ब्रांच्ड, एक होता है अशाखित। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? छुई मुई। और बाकी जो बच गए ना उनके अंदर क्या है? अशाखित। देखो ये क्रम है ना, वैसे याद रखना। मैं बार बार मैं इसको आगे भी काम में लूंगा। मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एब्सेंट, मल्टी सेलुलर। इतना सब पढ़ने के बाद आपका ईटीएस सिस्टम कंप्लीट होता है। आज के 3 सवाल बोर्ड पे डालता हूं। सीरीज 4 के 3 क्वेश्चन, तीसरी सीरीज के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर प्रॉपर आ रखे हैं कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिए। और वीडियो नहीं देखे पिछले वाले तो वो देख लीजिए। इन तीनों के आप क्वेश्चन के आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।